औरंगजेब की मृत्यु। सत्रह सौ सात औरंगजेब की मृत्यु। एकता और स्थिरता हिल गई, प्रशासन दुरुस्त, फौज ताकतवर और मुल्क में इज्जत। ये सब हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। एकता और स्थिरता को झटका, यूनिटी एंड स्टेबिलिटी को झटका, लेकिन फिर भी एकता और स्थिरता को झटका हिल गई, लेकिन फिर भी प्रशासन मजबूत, स्ट्रांग, प्रशासन व्यवस्थित, आर्मी स्ट्रांग। मुगल वंश की देश में इज्जत, डायनेस्टी की देश में इज्जत। 1707 और इस परिस्थिति में बहादुर शाह वन मुगल राजा बन रहा है। अब उसके सामने दो चुनौतियां हैं। पिछली बार मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था, वो आपको अपने जीवन में भी लगाना है। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। नीतियां जो हैं वो प्राथमिकताओं पर निर्भर करनी चाहिए। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब प्राथमिकता क्या है? विद्रोह। जो विद्रोह का माहौल है पूरे देश के विभिन्न भागों में, और वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस, उससे निपटना है। तो अब इस आदमी ने क्या किया? हिंदू सरदार राजपूतों के प्रति मोर टॉलरेंट, अधिक सहिष्णु, पूर्ण सहिष्णु नहीं, पॉलिसियां याद होंगी। राजपूतों के प्रति अधिक सहिष्णु, मोर टॉलरेंट। मराठा हाफ हार्टेड कंसिलिएशन, हाफ हार्टेड, ऊपरी तौर पर मेल मिलाप, हाफ हार्टेड कंसिलिएशन। सिख पीसफुल एग्रीमेंट बट रेजिस्टेंस, शांतिपूर्ण समझौता गुरु गोविंद सिंह के साथ। उनको मनसब भी दिया, उनसे शांति समझौता भी किया, लेकिन बंदा बहादुर से रेजिस्टेंस जारी। जाट और बुंदेला से शांतिपूर्ण समझौता। मोर टॉलरेंट, हाफ हार्टेड, सिखों से रेजिस्टेंस जारी। यानी इस समस्या का वो पूर्ण रूपेण समाधान नहीं कर पाएगा। वित्तीय संकट को उसने और बढ़ा दिया। ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, ये वित्तीय फाइनेंशियल बैंकरप्सी में बदल गई। इसकी एक टाइटल थी, शाहे बेखबर, फाइनेंशियल बैंकरप्सी, वित्तीय दिवालियापन। वित्तीय दिवालियापन। अब देखो, अब ये बैकग्राउंड है। बहादुर शाह इस परिस्थिति में मर गया। मोर टॉलरेंट, अधिक सहिष्णु। राजपूतों से कोई अस्थायी समझौता नहीं हो पाया। मराठा, वैसे ही गृह युद्ध चल रहा मराठों में, दक्षिण की राजनीति में अस्थिरता मौजूद है। सिख विद्रोह जारी है। जाट और बुंदेला पीसफुल है।
लेकिन एक सबसे बड़ी घटना जो घटी वो है वित्तीय दिवालियापन, फाइनेंशियल बैंकरप्सी। अब यह परिस्थिति है, किसी भी शासक को जब तुम पढ़ रहे हो उसका बैकग्राउंड अपने सामने रखो, तो उसके बैकग्राउंड से तुम उसकी जो नीतियां हैं, क्रियाएं हैं, उसको जोड़ने में तुम्हें बड़ी मदद मिलेगी। यह है बैकग्राउंड। विद्रोह का पूरी तरह समाधान नहीं निकल पाया और देश वित्तीय दिवालियेपन का शिकार हो गया, फाइनेंशियल बैंकरप्सी का शिकार हो गया। अब इस परिस्थिति में एक नया शासक आ रहा है। और मैंने कहा चूंकि राज्य वित्तीय दिवालियेपन, फाइनेंशियल बैंकरप्सी का शिकार, तो अब राजा को जो मदद करेगा, गद्दी में बिठाएगा, पैसा देगा, वो राजा को डिक्टेट भी करेगा, वो राजा को दिशा निर्देश भी देगा। और यहीं पर मुगल राजनीति में एक नए तत्व का उदय होता है, किंग मेकर। तो अगला रूलर है जहांदार शाह और उसका किंग मेकर है जुल्फिकार खान। विद्रोहों का अस्थायी समाधान नहीं और वित्तीय दिवालियापन, इस परिस्थिति में यह व्यक्ति गद्दी पर बैठा है। अब पिछली बार मैंने आपसे कहा क्लास में कि किंगमेकर कभी भी, जो किंगमेकर होगा वो कभी किसी मजबूत आदमी को किंग नहीं बनाएगा। किंगमेकर को ही उठा के पलट दिया तो मेडिवल इंडिया में हम पढ़ेंगे कि जब 40वां किंगमेकर बनती है तो एक बहुत ही कमजोर लाइन राजाओं की गुजर रही है, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद। जैसे घर के मामलों में कोई बाहरी दखलंदाजी बढ़ जाए तो घर कमजोर होने लगता है, ऐसे राज्य के मामले में राजा के साथ साथ किसी और की दखलंदाजी बढ़ जाएगी तो राज्य कमजोर होने लगेगा। अब जहांदार शाह कमजोर और पतित, कमजोर और पतित, सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी, ये सारे एनसीईआरटी की लाइन है। सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी। इसीलिए तो एक वर्ड बनाया गया, प्रोटोकॉल। जहांदार शाह कमजोर और पतित, सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी। राजा है, मुगल राजा, मुगल, इनकी पूरी देश पे हुकूमत है। अब जिले का कलेक्टर तौलिया बांध के पूरे शहर में घूमे। इमेजिन करो सिर्फ, आंख बंद करके इमेजिन करो कि जिले का कलेक्टर तौलिया बांध के बाजार में घूमे और तौला बजाने वाले जो हैं उनके हाथ से शराब पी ले। राजा का एक ऑरा है, जैसे भगवान का एक ऑरा है, पद का एक ऑरा है, व्यक्तित्व का एक ऑरा है। जैसे आपके मन में अगर विवेकानंद का नाम आ रहा है तो एक ऑरे के साथ आ रहा है, आपके मन में अगर डॉक्टर अंबेडकर का नाम आ रहा है तो एक ऑरे के साथ आ रहा है। आप देखो नाम के साथ कैसे ऑरा जुड़ा होता है। कुछ आपके मन में नाम आएंगे जिनके आते ही आपको हंसी आ जाएगी,
सर जॉनी लीवर साहब हैं, बड़े अच्छे कलाकार हैं, बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी, बहुत। बॉलीवुड में एक आदमी है जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, वह है जॉनी लीवर साहब। मैं देखता हूं कि उनके व्यक्तित्व में ही हंसी है, मतलब वो बंदा सिर्फ आगे खड़ा हो जाता है तो लोग हंसने लगते हैं, और एक्टिंग का तो कोई जवाब नहीं। और इस दुनिया में महान वो है जो लोगों को हंसा दे, क्योंकि रुलाने वाली तो पूरी दुनिया है। तो जिस मुगल वंश का इतना बड़ा औरा है, उसका राजा लेकिन इसके आड़ में जो आदमी सत्ता का केंद्र था वो था जुल्फिकार खान। इस आदमी ने फाइनेंस किया, इस आदमी ने जहांगीर शाह को गद्दी पर बिठाया। अब जो विद्रोह, अब फिर वही दोनों चीजें हैं, विद्रोह और फाइनेंस, विद्रोह और वित्त। इस आदमी को एहसास था, जुल्फिकार खान को, कि भारत एक विभिन्नतावादी मुल्क है और इस मुल्क को बिना सबके सहयोग के नहीं चलाया जा सकता। तो विद्रोह के लेवल पे इसने क्या किया, विद्रोह से निपटने के लिए इसने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, बहुत अच्छा। राजनीतिक समन्वय स्थापित करने के प्रयास में इसने औरंगजेब की जो कुछ नीतियां थी, जिसने उठापटक मचा रखी थी राज्य में, समाज में, उसको खत्म कर दिया। सबसे पहला काम इसने किया, जजिया को खत्म किया। भारत एक विभिन्नतावादी मुल्क है, यहां कोई भी शासक अगर कट्टरपंथी होने की कोशिश करेगा वो नहीं चलेगा, वो चलेगा ही नहीं। अशोक सबको मिलाकर ले चलने की कोशिश, इसके द्वारा, धम्म की नीति के द्वारा। आज भारत में तनाव है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनके बीच तनाव है। अशोक के समय बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, इनके बीच तनाव था, वो बौद्ध धम्म की नीति लेकर आया। अशोक को समझ है कि विभिन्नतावादी भारत को एकता के सूत्र में बांधना ही पड़ेगा। अकबर तौहीद इलाही, जिसको दीन इलाही भी कहा गया, उसका सहारा लिया। जुल्फिकार खान को भी यह बात समझ में आई कि किसी एक के सहारे पर शासन नहीं चलाया जा सकता। उसने जजिया खत्म कर दिया। भारत जब भी चलेगा, जब भी, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, सबका योगदान है। तो उसने पहला काम किया, जजिया खत्म कर दिया। दूसरा काम इसने किया, अब जजिया खत्म कर दिया तो ज्यादातर जो विद्रोही हैं वो नॉन मुस्लिम है, मराठा, सिख, जाट, बुंदेला। उससे वंश के प्रति एक अच्छा मैसेज किया। इस नीति का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये ऐसे नहीं आई, इस नीति का बहुत इंपॉर्टेंस है। ज्यादातर विद्रोही कौन है? नॉन मुस्लिम। सिर्फ हिंदू नहीं है, नॉन मुस्लिम है। मराठा नॉन मुस्लिम, सिख नॉन मुस्लिम, राजपूत नॉन मुस्लिम, जाट और बुंदेला नॉन मुस्लिम। ये सब आप भी बनाते हुए चलिए। किसी नीति का कनेक्शन देखिए, जजिया खत्म कर दिया।
एक अच्छा मैसेज गया कि राजा उदारवादी है, राजा समझदार है, राजा हम सबको अपना मान रहा है। खानवा का युद्ध, पहले पानीपत के युद्ध के बाद अफगान सैनिकों ने युद्ध से मना कर दिया कि हम वापस जा रहे हैं, अब नहीं लड़ेंगे। उनको पता था राजपूतों के बारे में, और राजपूतों का इतिहास एक गौरवमयी इतिहास है। राजस्थान, वहां के मरुस्थल से तप कर पैदा हुए लोग युद्ध को खेल मानते हैं। सबको परेशान किया, इल्तुतमिश को, बलबन को, रजिया को, अलाउद्दीन खिलजी को, शेरशाह सूरी को, सबको। भूगोल का व्यक्ति के चरित्र पर बड़ा असर पड़ता है। अफगानियों ने कहा वापस जा रहे हैं। अरे बाबर ने कहा इसे कैसे जा रहे हैं यार, एक युद्ध और, फिर जन्नत, जन्नत हमारी। सिपाहियों ने कहा जन्नत जाना चाहते हो तुम अकेले जाओ, हम वापस घर जा रहे हैं। बाबर गया अपने गुरु के पास, उबैदुल्लाह हरार के पास, कि यार साहब ये तो वापस जा रहे हैं, ये तो घर अब नहीं लड़ेंगे। तो उसके गुरु ने कहा कि देखो मैं तुमको एक फॉर्मूला बताता हूं, तुम लगा लो। कहा भैया फॉर्मूला और बोला ना बताओ, सीधे सीधे बताओ करना क्या है। बोले नहीं, फॉर्मूला जान लो कि तुम राजा हो और तुम्हारे सिपाही मुसलमान हैं। उसने कहा मैं भी मुसलमान हूं। कहा राजा का कोई धर्म नहीं होता, राजा की कोई जाति नहीं होती, राजा का कोई क्षेत्र नहीं होता, ये सब राजा के गुण है, एसेंशियल फीचर्स। आज बाहर देखो समाज में क्या हालत है। अब तुम्हें लगता हो, अब तुम अगर भारत के समाज को बाहर देखो, देखो कैसे लड़ रहे लोग, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू, मुसलमान। अब तुम्हें फील होगा कि महमूद गजनी ने इस देश को कैसे लूटा। अब तुम्हें फील होगा कि तैमूर ने इस देश को कैसे लूटा। नादिर शाह, आज उस पर चर्चा करेंगे, नादिर शाह पर कैसे लड़ रहे देखो, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए, बाकी कोई किसी का भला नहीं चाहता। जो व्यक्ति भला चाहेगा वो नफरत नहीं फैलाएगा, वो शिक्षा फैलाएगा, डॉक्टर अंबेडकर की तरह, ज्योतिबा फूले की तरह। जो व्यक्ति भला चाहेगा ना, भला, वो नफरत कभी नहीं फैलाएगा। हमसे क्या मतलब, पड़ोसी से तुम पढ़ो यार। लेकिन 2024 का चुनाव है, an election is the breeding ground of casteism and communalism in India। चुनाव जो है ना, वो जननी है इसकी, जातिवाद की और संप्रदायवाद की। जजिया हटाया, एक सद्भाव का माहौल पैदा किया उसने, क्योंकि ज्यादातर विद्रोही कौन थे, नॉन मुस्लिम थे। फिर उसने क्या किया, राजपूत, अब दो प्रमुख घराने, आमेर और जोधपुर, मारवाड़, यहां का राजा जयसिंह, यहां के राजा अजीत सिंह। उपाधि दी इनको किस चीज की, सवाई जयसिंह, सवा शेर, सवाई जयसिंह। सिर्फ उपाधि नहीं दी, मालवा की सूबेदारी भी दी। सिर्फ आई लव यू ही नहीं कहा, हीरे की अंगूठी भी पहनाया। शब्द जब संपत्ति से मिल जाते हैं तो भाव और मजबूत हो जाता है।
अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी पत्नी को दिन में 4 बार आई लव यू कह रहे हो और कहते ही जा रहे हो डेली, तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि तुमको मारे भी। ये देखो, सिर्फ शब्द का सहारा नहीं लिया, संपत्ति, मालवा की सूबेदारी, अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि और गुजरात की सूबेदारी। जुल्फिकार खान, एक पॉजिटिव माहौल बनाया देश में और फिर राजपूतों से सुदृढ़ संबंध, सम्मान भी दिया, संपत्ति भी दी। मराठा, मराठा, अब रस्सी जल जाती है लेकिन बल ऐठन तो वैसे ही बनी रहती और बनी भी रहनी चाहिए। अब इसका दाऊद खान पन्नी ने एक समझौता किया था मराठों के साथ कि भैया आप वसूलो चौथ और सरदेशमुखी, आप इसकी वसूली करो सरदेशमुखी की। और मैंने पिछली क्लास में भी कहा कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है उसको तुरंत इनबॉक्स बनाओ। अगर चौथ और सरदेशमुखी अभी भी समझ में नहीं आया, इसको इनबॉक्स करके यहां क्वेश्चन मार्क लगाओ। बड़ा प्यारा निशान है, चाबी की तरह है, जो दिमाग पे लगा दे तो दिमाग खुल जाए। तो दाऊद खान पन्नी ने एक समझौता किया था दक्कन में कि चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट कौन करेगा, जमा कौन करेगा, मुगल अधिकारी। इसको कलेक्ट करेंगे मुगल अधिकारी और कलेक्ट करके किसको देंगे, मराठों को। इसका कलेक्शन करेगा मुगल अधिकारी कि भैया कम से कम ऊपर से तो इज्जत बनी रहने दो कि हम ही लोग बॉस हैं। तो 14 सरदेशमुखी की जो कलेक्शन है वो करेंगे मुगल अधिकारी और कलेक्शन करने के बाद वो देंगे मराठों। सिख जाट और बुंदेला के साथ पेल मिलाप की नीति। कंसिलिएशन और सिखों के साथ संघर्ष जारी, सिखों के साथ संघर्ष जारी। यह रही विद्रोह की स्थिति। राजपूतों के साथ सुदृढ़ संबंध, मराठों के साथ उचित संबंध, उचित, अभी स्थायी संबंध नहीं हुआ क्योंकि अभी भी मुगलों ने वो जो शिवाजी का सपना था मराठा स्वराज, उसकी अनुमति नहीं दी। चौथा सरदेशमुखी दे दिया लेकिन इनडायरेक्टली। जैसे 1892 का जो इंडिया काउंसिल एक्ट है तो उसमें इलेक्शन है इनडायरेक्ट। तो सुदृढ़ संबंध, उचित संबंध, अच्छे संबंध और तनाव जारी। वित्त के संबंध में, फाइनेंस के संबंध में अब स्टेट दिवालियापन का शिकार हो चुका है, तुरंत पैसा चाहिए। स्टेट क्या हो चुका है, बैंकरप्ट। तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत। और तुरंत पैसा कौन देगा, महाजन, ठेकेदार। तो इसने कृषि में एक कुप्रथा शुरू कर दी, बड़ी खतरनाक सी कुप्रथा, इजारेदारी। लगान की वसूली कौन करेगा, ठेकेदार करेंगे। टैक्स विल बी कलेक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स। ठेकेदार, थानेदार, लंबरदार, इनसे भगवान बचाए।
स्टेट बैंकरप्ट है, तत्काल पैसा चाहिए। अब वो जो टोडरमल की व्यवस्था है किसानों से, उससे काम नहीं चलेगा, तो अब लगान की वसूली ठेकेदार करेंगे। ठेकेदारों को एक निश्चित आय बता दी, भैया हमको इतना पैसा चाहिए। अब ठेकेदारों से कह दिया गया कि भैया हमको हर महीने तुमसे 100 रुपया चाहिए। अब ठेकेदारों ने क्या किया, उन्हें तो राज्य को सिर्फ 100 रुपया देना है, उन्होंने किसानों से कलेक्ट किया 2000 रुपये। ठेकेदारों ने किसानों से कलेक्ट किया 2000 रुपया। इससे क्या हुआ, इससे राज्य को पैसा तो मिलने लगा, लेकिन कृषक का उत्पीड़न बढ़ गया। यह डेवलपमेंट हो गई। पैसा तो आने लगा राज्य के पास, लेकिन कृषक का उत्पीड़न बढ़ गया। सप्रेशन ऑफ फार्मर्स। जब आप कभी कभी फंसे होते हो और इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो, यह इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने का दुष्परिणाम, शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हो, जल्दी भागने की कोशिश करते हो। जितने लोग तैयारी करते हैं आईएएस की, उसमें 90% लोग सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो जल्दी में है। आईएएस की तैयारी 2 साल की तैयारी है, 1 साल की सिर्फ कोचिंग है। कल मैं इंटरव्यू सेशन ले रहा था, उसमें लड़का पाटन का आया, विपुल भाई, 22 साल का लड़का। मैंने कब तैयारी शुरू की है? कहा सर 18 साल से। 18 साल की उम्र से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। भगवान करे उसका इस बार सिलेक्शन हो जाए। विपुल भाई पाटन से, नाम लिख लेना, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए उसका। 22 साल का। उसने कहा सर 18 साल से तैयारी शुरू कर दिया था। ये तैयारी 1 साल की नहीं है। 1 साल, एक तो ह्यूमैनिटीज इस देश में कोई पढ़ता नहीं, और ऊपर इस तरह से तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। एनसीईआरटी को कितनी मजाक में लोग पढ़ते हैं, कभी इस तरह पढ़े सीरियसली? कितना गहरा खजाना दबा हुआ है एनसीईआरटी में, और अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है। अभी मुझे 13 चैप्टर कंप्लीट करने दो। तो एक संकट को मिटाने के प्रयास में दूसरे संकट को जन्म दे दिया। कृषक उत्पीड़न, सप्रेशन ऑफ फार्मर्स। अब स्टेट इज इन क्राइसिस। राज्य संकट में है। विद्रोहों का पूर्णतः समाधान अभी नहीं हुआ। सिखों के साथ मामला चल ही रहा, मराठों के साथ पूर्णतः समझौता नहीं हो पाया। अब देखो परिस्थिति, तो अभी भी जो विद्रोह की स्थिति है उसका पूर्ण समाधान नहीं, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो पाया। परिस्थिति देखो तुम, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो पाया। ठीक है, थोड़ा बहुत मामला संभाल लिया गया है, लेकिन विद्रोह की स्थिति का पूरा सॉल्यूशन नहीं हो पाया। प्लस एक नया संकट, वित्त संभालने के चक्कर में इजारेदारी, कृषक उत्पीड़न। और इस परिस्थिति में ये देखो बैकग्राउंड, इस परिस्थिति में ये जो राजा है, किंग, ये अपने वजीर के प्रति ही साजिश कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। देखो
तो घर का मुखिया अस्पताल में, और परिवार वाले कह रहे कि यार सब बैनामा करवा लेते, सब मकानवा ट्रांसफर करा लेते। देखो स्थिति, राज्य संकट में है और राजा पतित है ना, कमजोर है, अपने ही वजीर के प्रति साजिश कर रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं एक बात पर, देखो बड़े घर में पैदा होने से भी कुछ भी नहीं होता। देखो राजक घर में पैदा हुए जहांदर शाह। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा के साथ जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, जो वो है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। इस देश की शिक्षा पॉलिसी क्यों फेल कर गई? उसने सिर्फ एक तो शिक्षा का पॉलिसी गलत, रटाना रटाना रटाना, दिमाग को तोता बना देना। इसलिए तोता शब्द निगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है कि तोता हो गया, क्योंकि तोता चाहे जितनी कुरान की आयत पढ़ ले और चाहे जितना संस्कृत का श्लोक पढ़ ले, बुद्ध नहीं हो सकता। तो इस देश में शिक्षा के नाम पे हुआ तोताइजेशन। यहां चतुर्लिंगम जैसी कम्युनिटी पैदा हो गई कि ये हमारा वीसी, इसने बलात्कार पे बलात्कार किया है। वो दुबे कहता है ना चपरासी कि मैं आपको इन शब्दों के मतलब, कहता शब्द नहीं जानना दुबे जी, जानना ही नहीं, समझना ही नहीं। सहस्त्र वीरू सहस्त्र बुद्धि, जिसके दिमाग में हजारों बुद्धि जैसी क्षमताएं हो। नाम देखो कैरेक्टर का 3 इडियट में, वीरू सहस्त्र बुद्धि। तो भीम में सहस्त्र हाथियों, हजारों हाथियों जैसा बल था, ऐसे वीरू सहस्त्र बुद्धि में हजारों विद्वानों का दिमाग था। लेकिन कंपटीशन किससे कर रहा है? अपने स्टूडेंट से। इस बुद्धि का क्या करोगे? क्या नाम, उस मूवी को देखो, बड़ी प्यारी मूवी। अपने स्टूडेंट को नीचा दिखाना चाहता है, अपने स्टूडेंट को हराना चाहता है। कोई मां बाप, कोई शिक्षक अपने स्टूडेंट को हराना चाहेगा? और आमिर खान का नाम क्या? रणछोड़ दास कृष्ण, जिसकी समझ की क्षमता बहुत हाई है। क्या डायलॉग मारता है वो कि बेटा काबिलियत पैदा करो, काबिलियत, तरक्की तुम्हारे पीछे भागेगी। वीरू सहस्त्र बुद्धि मत बनो और ना चतुर्लिंगम बनो। राजा है जहांदर शाह, तबला बजाने वाले, नाचने वाले, उनसे कह रहे खैनी बना लो, थोड़ा हम भी खा ले। तौलिया पहन के दरबार में आ जा रहे हैं। जो शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण ना करे, जो शिक्षा समझ का निर्माण ना करे, वो शिक्षा रोबोट भी नहीं बना सकती। रोबोट मूवी देखे हो ना, चिट्टी, काबिल आदमी है, काबिल मशीन है। और 1713 में इसी चीज का फायदा उठाते हुए, ये राजा और वजीर की लड़ाई का फायदा उठाते हुए, फारूक सियार, इसका भतीजा, इसने हरा दिया। जहांदर शाह और जुल्फिकार खान का अंत, और इन दोनों के पश्चात एक नया आदमी गद्दी पर बैठा, फारूक सियार।
शिक्षा और व्यक्तित्व। तुम देखोगे ना जितने भी राजा महाराजा हैं, देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कहते हैं सुबह 3 बजे उठते हैं। सुबह उठने का एक अपना महत्व है, शांति। हर धर्म में सुबह पूजा करने की बात कही गई, ध्यान करने की बात कही गई, साधना करने की बात कही गई। तो औरंगजेब से जो धारा चली, औरंगजेब के बाद जो कहानी हुई, तो बहादुर शाह किसी स्थायी समाधान तक नहीं पहुंच सका और मर गया। जहांगीर शाह के समय संकट बरकरार। अब यह दिमाग में रखो कि जहांगीर के समय संकट बरकरार, और उसी बरकरार संकट के सामने एक नया शासक फारूक सियार। अब इस फारूक सियार को सत्ता में कौन लाया? सैयद बंधु, सैयद ब्रदर्स। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। अब्दुल्ला खान को इसने बनाया वजीर और हुसैन अली को बनाया मीर बख्शी। इन दो भाइयों का बड़ा नाम है, लेटर मुगल के इतिहास में इन दोनों भाइयों का बड़ा नाम है। फारूक सियार को सत्ता में लाए सैयद ब्रदर्स, अब्दुल्ला खान और मीर बख्शी, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। अब फारूक सियार पर नजर डालें।